हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, हम सॉलिड लिक्विड गैस की क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि रेलिवेंसी तो पता होनी चाहिए। तो देखो, ये है हमारी सब्जेक्टिव डीपीपी। देखिए, मैटर इनर सराउंडिंग हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? तो सब्जेक्टिव डीपीपी में जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या है? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, दरअसल मान लीजिए एक पार्टिकल लिया मैंने, ये कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, इसे तो क्या कह देते हैं? ब्राउनियन मोशन। द जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। जिगजैग जो मोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई डू गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट। अच्छा, आप ही देख लीजिए, डिफ्यूजन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑन इट्स ऑन। और जितना ज्यादा स्पेस रहेगा उतनी जल्दी इंटरमिक्सिंग होगी, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी उतनी जल्दी इंटरमिक्सिंग होगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतनी जल्दी इंटरमिक्सिंग होगी। तभी तो हॉट फूड की स्मेल आप तक जल्दी पहुंच जाती है एज कम्पेयर टू कोल्ड फूड, है ना? तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल ज्यादा जल्दी कोलाइड करेंगे, उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो जल्दी से मूवमेंट करेंगे और डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो समझने वाली बात यह है कि सॉलिड्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं? एकदम क्लोज, मैं एक ही लेयर बना रहा हूँ। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दो। और गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं। मतलब नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब हाई इंटर पार्टिकल स्पेस, वेरी लार्ज इंटर पार्टिकल स्पेस। किसके बीच में? गैसेस के पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही दूसरी गैस आई उसको स्पेस मिल गया, ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ी। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इंटर पार्टिकल जो मिक्सिंग होती है वो इनके सब गैसेस बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। उसके बाद होती है इंटर पार्टिकल मिक्सिंग लिक्विड्स में, और उसके बाद सबसे कम इंटर पार्टिकल मिक्सिंग होगी वो होगी सॉलिड्स में। वेरी लेस डिफ्यूजन, वेरी लेस डिफ्यूजन, और वेरी हाई डिफ्यूजन या वेरी फास्ट डिफ्यूजन। ये बहुत जल्दी से डिफ्यूज हो जाते हैं। वेरी फास्ट डिफ्यूजन, सबसे फास्ट डिफ्यूजन होता है गैसेस में, उसके बाद सबसे कम होता है सॉलिड्स में, और लिक्विड्स आते हैं बीच में। क्लियर? इसलिए फास्ट होता है क्योंकि एक तो गैसेस पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर सकते हैं ऑल डायरेक्शन में, ठीक है, इनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है, और नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी चीजें डिफ्यूजन के फेवर में। तो इंटर पार्टिकल जो मिक्सिंग हो सकती है ऑन इट्स ऑन, वो क्विकली हो जाती है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स का ऑर्डर अगर मैं फिजिकल स्टेट्स के बेस पे बात करूं तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा नहीं होता। इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सॉलिड्स में सबसे कम, उसके बाद लिक्विड्स में उससे ज्यादा, और गैसेस में सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल क्या होता है? स्पेस होता है। और इंटर पार्टिकल फोर्स की अगर बात करूं, इंटर पार्टिकल फोर्स, पार्टिकल सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं सॉलिड्स में। तो ये तो ऑर्डर हो गया किसका? स्पेस का। ये स्पेस का ऑर्डर है, इंटर पार्टिकल स्पेस का। अगर मैं इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूं तो सॉलिड्स के पार्टिकल सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं। तो सबसे ज्यादा होता है आपका सॉलिड्स में, तो गैसेस में सबसे कम, उसके बाद लिक्विड्स, और उसके बाद सॉलिड्स। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर आपका इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। अगर इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर ये है, सबसे ज्यादा गैसेस में, उसके बाद लिक्विड्स में, उसके बाद सॉलिड्स में। क्लियर? तो हमें क्या करना है, एक सिंपल सी बात करनी है। गैसेस में क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, मिनिमम है, नेग्लिजिबल। क्या लिखूंगा मैं? नेग्लिजिबल। और सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैक्सिमम। मैं क्या कहूंगा? मैक्सिमम या स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वर्ड यूज करता हूं स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर है? सॉलिड्स में। और नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर है? क्विकली बताइए, मैं रिपीट करता हूं बात को। स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर है? सॉलिड्स के अंदर, क्योंकि पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है। इंटर पार्टिकल स्पेस कम है, नेग्लिजिबल है, तो स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड्स के अंदर। और गैसेस के अंदर नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब गैसेस पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, या आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल है। क्लियर? उसने बोला है वाटर, कॉमन सॉल्ट और नाइट्रोजन। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड और कौन गैस है, जो कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपने देखा वाटर, आपने देखा कॉमन सॉल्ट, आपने देखा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको क्लियरली पता है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 होता है, और N2 क्या है? नाइट्रोजन आपकी एक गैस, इनर्ट गैस है, जो कि बहुत कम रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है? आपकी गैस। कॉमन सॉल्ट क्या है? आपका सॉलिड। और वाटर क्या है? आपका लिक्विड।
अब आपको यहाँ से क्लियरली विजिबल हो रहा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर आपको पता ही है, इंक्रीजिंग। सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड्स में, मतलब कॉमन सॉल्ट में सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे क्योंकि ये सॉलिड है। उससे कम होगा किसमें, लिक्विड्स में, मतलब वाटर में, उसके बाद आ गया। और उससे भी कम होगा गैसेस में, मतलब नाइट्रोजन गैस, उसके बाद आ गई। तो सबसे कम जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा वो नाइट्रोजन में होगा। इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करूँ तो वाटर में उसके बाद होगा। और इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करूँ तो कॉमन सॉल्ट में उसके बाद होगा। मतलब समझने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो सबसे ज्यादा होगा, वाटर में उसके बाद कम, और कॉमन सॉल्ट में सबसे कम इंटर पार्टिकल स्पेस होगा। क्लियर? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विच हैज, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन चूज नहीं करना, सभी का आंसर करना है। मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस, बार बार हम एक ही तो बात बता रहे हैं कि गैसियस के केस में इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड्स के केस में इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं। मैक्सिमम पार्टिकल मोशन, अच्छा जिसके पास स्पेस ज्यादा, डेफिनेटली वही तो ज्यादा मूवमेंट कर पाएगा। स्पेस ही नहीं है तो मूवमेंट कहां से कर पाएगा? एकदम से भीड़ में खड़े हो आप, ज्यादा नहीं हिल पाओगे, और भीड़ से नहीं, आप एकदम से अकेले खड़े हो, कहीं भी मूव करते रहो इस पूरे एरिया में। तो अगर आप के पास पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब पार्टिकल के पास पार्टिकल बहुत ज्यादा है, क्लोजली पैक्ड है, तो कहां से मूवमेंट होगी? तो पार्टिकल मोशन भी सबसे ज्यादा किसमें होगा? गैस के केस में। देखो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम स्पेस गैस में होगा, मैक्सिमम मोशन भी गैस में होगा। रैंडमली मूवमेंट करते हैं ऑल डायरेक्शन में, रैंडमली मोशन करते हैं। डेफिनाइट वॉल्यूम, ध्यान से समझना, फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड हो गई। अच्छा गैसेस के केस में तो वॉल्यूम फिक्स्ड हो ही नहीं सकती, तो गैस तो ये होंगे नहीं, बट शेप डेफिनाइट नहीं है। अगर शेप भी डेफिनाइट हो जाती तो सॉलिड हो जाते, और क्योंकि शेप इनडेफिनाइट है, फिक्स्ड नहीं है, तो लिक्विड्स हैं। क्योंकि लिक्विड्स की जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है, वो किसी की भी शेप ले लेते हैं जिस भी वेसल में उन्हें हम करते हैं। मतलब लिक्विड्स कैन टेक अप द शेप ऑफ एनी वेसल इन विच दे आर केप्ट। मतलब लिक्विड्स हैव, या आप कहेंगे लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, क्लियर, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स की फिक्स्ड शेप नहीं है बट फिक्स्ड वॉल्यूम है। लीस्ट डिफ्यूजन, सबसे कम डिफ्यूजन वहां होगा जहां सबसे कम स्पेस रहेगा, पार्टिकल्स मूवमेंट बहुत स्लो करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मतलब पार्टिकल्स मोशन में नहीं रह पाएंगे उतने ज्यादा, ठीक है। तो डेफिनेटली वो है सॉलिड्स। लीस्ट डिफ्यूजन किसके केस में होगा? सॉलिड्स। आप सॉलिड्स, आपने ले लिया सॉल्ट और आपने लिया सैंड, मिक्स कर दो उन्हें, तो क्या वो खुद से डिफ्यूज हो जाएंगे? नहीं होंगे, खुद से डिफ्यूज नहीं होंगे। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है गिव 4 कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द गैस स्टेट। बताइए गैस स्टेट की 4 कैरेक्टरिस्टिक बता दो। मैं 4 क्या आपको 5 बता दूं? देखो कितनी सिंपल सिंपल सी बात है। पहली पॉइंट ये कह रहा है कि गैसेस की पार्टिकल्स की इनडेफिनाइट शेप है, मतलब फिक्स्ड शेप तो है नहीं जी, इनडेफिनाइट शेप है। और इनडेफिनाइट क्या है? वॉल्यूम। पहला तो पॉइंट ये हो गया कि नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इनडेफिनाइट शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। दूसरा पॉइंट मैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में बात कर सकता हूं। अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अमंग सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, जो गैसियस पार्टिकल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है? इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्ज, इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्ज। और अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी थर्ड पॉइंट की, तो इंटर पार्टिकल स्पेस की जगह आप बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो अमंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, गैसियस में क्या रहेगा? गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेंगे? वेरी वेरी वीक, या आप क्या कहेंगे? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को। मैंने कहा गैसेस की फिक्स्ड शेप भी नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। मैंने कहा गैसेस, सॉलिड्स और लिक्विड्स में से इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा लार्ज है गैसेस में। मैंने कहा थर्ड पॉइंट, अगर इंटर पार्टिकल स्पेस में सबसे ज्यादा लार्ज है, पार्टिकल्स इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं, मोशन में रह सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं आराम से, तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा वीक है, मतलब नेग्लिजिबल है। और क्या कह सकते हैं? गैसेस क्या होते हैं? गैसेस आर फ्लूइड्स, गैसेस आर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो। गैसेस आर नॉट रिजिड, गैसेस आर नॉट रिजिड, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। व्हाट इज कॉमन इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? सबसे कॉमन क्या है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर? बताइए, व्हाट इज कॉमन इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? देखो, अगर मैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं
तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको तीनों की कैरेक्टरिस्टिक बता दी। मैंने आपको सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, मैंने आपको लिक्विड की बता दी, मैंने आपको गैस की बता दी। आपको देखना है तीनों में कॉमन क्या है, बताइए। सॉलिड्स, शेप, वॉल्यूम, क्या कॉमन है? देखो एक चीज तो है, मास। व्हाट इज कॉमन इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर? वो है मास, है ना। अगर मैंने मास जितना भी ले लिया वो फिक्स्ड रहेगा तीनों केस में, जितना सॉलिड में ले लो, लिक्विड में ले लो, गैस में ले लो, मास क्या रहेगा? फिक्स्ड। वॉल्यूम चेंज होगी, ठीक है, तो शेप भी चेंज होगी। सॉलिड्स में नहीं होगी, लिक्विड्स में होगी, गैसेस में भी होगी। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। वही तो मैंने कहा था, मतलब ऑल ऑफ दीज आर मैटर। ओवरऑल क्या रहा? ऑल ऑफ दीज आर मैटर। रिपीट करता हूं अपनी बात को, भाई जितनी भी स्टेट्स हैं, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सभी के पास स्पेस है। दे आर ऑक्यूपाइंग सम स्पेस एंड दे आर हैविंग सम मास। तो मास भी है, स्पेस भी है, तो डेफिनेटली वो क्या हुई? सब मैटर। तो यही तो बात मैंने आपको बताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए सर्टेन सब्सटेंस ए can be compressed to very less extent but takes up the shape of any container in which it is placed. What will be its physical state? अब फिजिकल स्टेट तो तीन ही है। एक फिजिकल स्टेट है सॉलिड, एक आपने पढ़ी है लिक्विड, और एक आपने पढ़ी है गैस। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक सर्टेन सब्सटेंस ए कंप्रेस किया जा सकता है, सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल या नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल। कह रहा है टू ए वेरी लेस एक्सटेंट, तो सॉलिड ही हो सकते हैं फिर तो। बट टेक्स अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर, तो सॉलिड्स तो नहीं है, फिर लिक्विड्स हैं, क्योंकि सॉलिड्स की तो शेप डेफिनेट है, सॉलिड्स अपनी शेप चेंज नहीं करते। इन विच इट इज प्लेस्ड, सो डेफिनेटली वो क्या होगा? लिक्विड्स। भाई लिक्विड्स हैव इनडेफिनाइट शेप, और वो कह रहा है बट टेक्स अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर, मतलब टेक्स अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर का मतलब है वो किसी की भी शेप ले सकते हैं, जिस भी वेसल में आप रखोगे, जिस भी कंटेनर में आप रखोगे। मतलब जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, दे हैव फ्लूइडिटी। लिक्विड्स कैन टेक अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर जिसमें भी हम उन्हें रखेंगे, और लिक्विड्स को कंप्रेस तो किया जा सकता है बट बहुत कम। लिक्विड्स आर नॉट वेरी मच कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर लिटल बिट कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर लिटल बिट कंप्रेसिबल, ठीक है। सॉलिड से थोड़े कंप्रेसिबल होंगे पर। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए की जो फिजिकल स्टेट है वो है ए इज ए लिक्विड। ए क्या है? एक लिक्विड। रिपीट करता हूं, लिक्विड्स कैन टेक अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर एंड लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड टू वेरी लेस एक्सटेंट, सो ए क्या है आपका? लिक्विड। तो द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस ए इज लिक्विड। नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है? हम कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदल दें और गैस को डायरेक्टली सॉलिड में, लिक्विड में ना जाए? हाँ हो सकता है। ये सारे कन्वर्जन तो पढ़ने हमें, बट ये कन्वर्जन है किसके बेस पे? क्यों सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, कैसे आप सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, इसी बात को तो समझना है। समझिए, आपने को मैंने दे दिया आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स आपने फ्रिज से निकाली, फ्रिज से निकाल के आपने टेबल पे रख दी। आप 2 घंटे बाद आए, आपने देखा आइस क्यूब्स गायब हैं और क्या रह गया? सिर्फ वाटर। उस कंटेनर में सिर्फ क्या रह गया? वाटर। आपने कहा मैंने तो आइस क्यूब्स रखी थी, फिर वाटर कैसे बन गया? ना मैंने हीट किया, ना मैंने प्रेशराइज किया, ना कुछ भी किया, क्योंकि आइस क्यूब्स अब नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई थी। पहले वो मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस पे थी, तो अब वो धीरे धीरे जीरो पे आई, जीरो के बाद वो उन्होंने मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया आइस का, और फिर वो एक रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। मान लो 30 डिग्री सेल्सियस था रूम टेम्परेचर, तो वो मेल्ट हुआ मिलेगा आपको विद टाइम। वो तो मेल्ट हो रहा है, आप हीट नहीं कर रहे, बट वो हीट एब्जॉर्व करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्योंकि हीट की तो नेचर है, हीट का तो नेचर है हॉट टू कोल्ड फ्लो करना। अब -5 और 30, तो 30 से -5 फ्लो करेगी ना हीट, तो इस तरीके से तो वाटर मिलेगा। तो ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? हीट एब्जॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो रहा है। चलिए समझते हैं इस बात को। बट द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड बैक टू ओरिजिनल स्टेट बाय ऑल्टरिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं रिपीट करता हूँ, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड। वापस ओरिजिनल स्टेट्स भी आ सकते हैं,
बाय ऑल्टरिंग द कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम क्या कहेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, या आप प्रॉपरली बोले इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदलना टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को ऑल्टर करके, चेंज करके, उसको क्या कहते थे हम, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, क्लियर। The various states of matter can be interchanged into one or another by altering the conditions of temperature and pressure. Temperature increase करके, decrease करके हम उन्हें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा कैसे। अब पहले हम समझते हैं टेम्परेचर को चेंज करके, फिर हम समझेंगे प्रेशर को चेंज करके। क्लियर, पहले क्या चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर, फिर क्या चेंज करेंगे, प्रेशर। ऑल्टरिंग द टेम्परेचर ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एंड वाइस वर्सा। मैं रिपीट करता हूं, इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड, और लिक्विड से वापस सॉलिड। अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा हूं और लिक्विड से वापस सॉलिड आऊंगा, तो द सॉलिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स बाय हीटिंग देम। सॉलिड्स को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड्स में, कैसे, हीट करके। The solids can be converted into liquids by heating them. Similarly, liquids can be cooled to form solids. मैं रिपीट करता हूं इस बात को, देखो सॉलिड से लिक्विड जाने कैसे, सॉलिड्स है क्या एक्चुअली में, सॉलिड्स के पार्टिकल्स कैसे हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल है कुछ इस तरीके से, एकदम से क्लोज, पार्टिकल्स को करना है दूर। ठीक है, कैसे करना है दूर, ऐसे करना है, मतलब थोड़ा स्पेस इंक्रीज करना है। मतलब अगर स्पेस इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। अगर मैं उसे हीट कर दूं तो इन पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, पार्टिकल्स के जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होने लगेंगे और पार्टिकल्स थोड़े दूर चले जाएंगे, मतलब सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, मतलब हीट करना होगा। द सॉलिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स बाय हीटिंग देम। सिमिलरली लिक्विड्स को वापस कूल कर दो, फिर से टेम्परेचर कम होगा, पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, तो लिक्विड्स कैन बी कूल्ड टू फॉर्म सॉलिड्स। एग्जांपल आप ले सकते हैं, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइस, रिपीट करता हूं पॉइंट को, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। When heat energy is supplied to it, the water at 0 डिग्री सेल्सियस changes into ice at 0 डिग्री सेल्सियस on freezing। देखिए हो क्या रहा है इसको, इस स्टेट कन्वर्जन में बहुत सिंपल सी बात है, आइस से लिक्विड मतलब वाटर बन रहा है, और वाटर को वापस आइस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात हो रही है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आते ही वाटर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू वाटर when heat energy is supplied to it. The water at 0 डिग्री सेल्सियस changes into ice on freezing. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका मेल्टिंग और फ्यूजन। इस प्रोसेस को, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, द प्रोसेस ड्यू टू विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। क्या कहते थे इसे, मेल्टिंग और फ्यूजन। आप एग्जांपल ले सकते हो, क्या, आइस टू वाटर कन्वर्जन। या ऐसा जरूरी नहीं है आइस टू वाटर करें, आप कोई भी मेटल का पीस लें, मान लीजिए कोई और चीज लें, आप उसे हीट कर दें, हीट करने पे वो किस कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। तो दैट इज व्हाट, मेल्टिंग और फ्यूजन। नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। द प्रोसेस ड्यू टू विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। मैं रिपीट करता हूं इस बात को, अगर पार्टिकल्स का स्पेस इंक्रीज कर रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर रहे हो, तो आपको हीट एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी, मतलब वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी। ठीक है, अगर पार्टिकल स्पेस डिक्रीज कर रहे हो, और पार्टिकल्स का स्पेस अगर डिक्रीज कर रहे हो, और मैं क्या कह सकता हूं बताइए आप, अगर स्पेस डिक्रीज कर रहे हो और क्या कर रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हो, तो वो हीट बाहर निकालेगा। मतलब सॉलिड से लिक्विड जाने में पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं तो हीट एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, और लिक्विड से सॉलिड आने पे पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, मतलब हीट एनर्जी आपको मिलेगी।
मतलब वो रिलीज करेगा। तो द प्रोसेस ड्यू टू विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन हो चुका। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय एब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज वेरी सिंपल। रिपीट करता हूं, द टेम्परेचर, द कांस्टेंट टेम्परेचर at which a solid changes into liquid state by absorbing heat energy is called its melting point. Perfect. Next, freezing point क्या फिर? सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्जन फ्रीजिंग। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड से सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा freezing point. The constant temperature at which a liquid changes into solid state by giving out heat energy is called freezing point. Repeat, the constant temperature at which a liquid changes into solid state by giving out heat energy is called freezing point. The numerical value of freezing point and melting point is same. बिल्कुल ठीक बात है। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर एग्जैक्टली होता है 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी कितना हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कितना हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब एग्जैक्टली अगर बात करें तो 273.15 केल्विन आप बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप बोल सकते हैं 273 केल्विन। क्लियर? तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस और आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन समझते हैं क्यों हो रहा है ऐसा, सॉलिड से लिक्विड क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो वो क्या कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। मैंने आपको कहा था काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इंक्रीज होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। पार्टिकल्स जो पहले देखो सॉलिड्स में मैंने आपको कहा था ना, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स मोशन में मतलब मूवमेंट करते रहते हैं। अब सॉलिड्स के केस में मूवमेंट कहां से करें, वो तो क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है तो वो इस तरीके से वाइब्रेशन करते रहते हैं। कैसे करते रहते हैं? इस तरीके से वाइब्रेशन। अगर वाइब्रेशन करते रहेंगे तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाया तो वाइब्रेशन तेजी से होने लगी, और एक टाइम में कैसा आएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाएंगे। तो ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो हम एनर्जी सप्लाइड कर रहे हैं यहाँ पे वो ओवरकम करती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन द पार्टिकल, और जैसे ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हुए वहां से द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, जो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन थी, फिक्स्ड पोजीशन थी, उसको लीव करते हैं एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली एंड दस सॉलिड मेल्ट्स एंड दस सॉलिड्स मेल्ट्स। क्लियर? The particles leave their fixed positions and start moving freely and the solids melt, और इस पॉइंट पे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है फिर, और इसी तरीके से आएगी सॉरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टार्ट नहीं किया है अपन ने, यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा दिया, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है, या टेम्परेचर आ गया मान लीजिए -3 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, आइस क्यूब से नीचे थर्मोमीटर लगा हुआ है, आपने हीट करना स्टार्ट किया, ये हीट हो रहा है, टेम्परेचर ऊपर की तरफ चलेगा -3 -2 -1 और फिर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आया, अभी तक तो ये पार्टिकल्स जो सॉलिड के पार्टिकल्स थे, जो आइस क्यूब के पार्टिकल्स थे, वो हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते कर रहे थे, और जैसे ये 0 पे आया तो जो वाइब्रेशन वाली बात है ना, जैसे ही 0 पे आया तो जो हीट एनर्जी, जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं हीट के द्वारा, वो क्या कर गई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर गया और पार्टिकल्स हो गए दूर, मतलब उन्होंने अपनी फिक्स्ड पोजीशन लीव कर दी। जैसे उन्होंने फिक्स्ड पोजीशन लीव करी तो मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। यहां पर मेल्टिंग स्टार्ट हुई है 0 डिग्री सेल्सियस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूं, मेल्टिंग बिगेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये वाटर की बात है भाई, समझना ध्यान से, ये हम बात कर रहे हैं जो, वो किसकी कर रहे हैं, आइस क्यूब्स हैं, मतलब वाटर की बात हो रही है, उसी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ। मेल्टिंग बिगेन्स तो हो चुकी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या होगा, जब मेल्टिंग बिगेन्स हो चुकी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो होगा ये कि वहां से आप हीट करते जा रहे हैं, आप देखेंगे कि टेम्परेचर अभी भी 0 है। पहले तो थोड़ा सा हीट किया था, -3 से -2 आ गया था, चेंजेस शुरू हुए थे, -2 से -1 आ गया था, -1 से 0 आ गया था, पर अब हम हीट कर रहे हैं, चेंजेस ही नहीं हो रहे, क्योंकि जितने भी हीट एनर्जी आप सप्लाई कर रही हैं, अब पार्टिकल्स को पता लग गया कि हीट एनर्जी सारी लेते रहो ताकि वाइब्रेशन
ज्यादा हो, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम हो। जितनी भी हीट एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो वो यूज हो रही है, पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, ताकि वो कन्वर्ट हो सके लिक्विड में। और जैसे ही सारे पार्टिकल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाते हैं, उस पॉइंट पे आपका टेम्परेचर फिर से स्टार्ट हो जाएगा इंक्रीज होना। मतलब वहां पे क्या हो चुकी है, मेल्टिंग कंप्लीट। मतलब एंटायर अमाउंट ऑफ आइस जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाएगा किसमें, एंटायर अमाउंट ऑफ आइस जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाएगा किसमें, लिक्विड वाटर में, एंटायर अमाउंट जब तक आइस टू लिक्विड नहीं बन जाएगा तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। मान लीजिए ऐसा 10 मिनट तक हुआ, तो 10 मिनट तक तो आपने कंटिन्यूसली हीट एनर्जी सप्लाई करी है, तो वो हीट एनर्जी थर्मामीटर में तो दिख नहीं रही है, तभी तो उसे कहते हैं हिडन। तो इसीलिए वहां पे यूज हुआ वर्ड लेटेंट या हिडन हीट ऑफ एनर्जी। तो लेटेंट हीट किसकी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। तो ये आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए बोल दी जाती है, द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, राइट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, at atmospheric pressure at its melting point। यहाँ पे क्या आएगा, at its melting point is known as latent heat of fusion। और ग्रीक में latent का मतलब क्या है, hidden। क्लियर। इसी बेसिस पर आ जाती है latent heat of fusion of ice, वो होती है 3.34 into 10⁻⁵ नॉट -5 10⁻⁵ जूल पर केल्विन। पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो होते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस पे हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पार्टिकल्स होंगे आइस के या वाटर के, देखो आइस और वाटर दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस एक सॉलिड है और वाटर एक लिक्विड फॉर्म है। तो आइस के केस में पार्टिकल्स क्लोज होंगे, वाटर के केस में पार्टिकल्स दूर आ चुके हैं। तो डेफिनेटली वाटर के केस में पार्टिकल्स ने थोड़ी सी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, टेम्परेचर उनका ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। टेम्परेचर थर्मोमीटर के टर्म्स में ना बोलूंगा, तो उन्होंने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, मतलब उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो आप क्या कहेंगे, पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो उनके पास ज्यादा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी या किसी की भी बात करें उनके पास एनर्जी ज्यादा है। क्लियर। नेक्स्ट जो बात है वो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में जो नेक्स्ट आती है वो आती है लिक्विड्स इनटू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा। लिक्विड टू गैस, अभी हमने क्या पढ़ा, सॉलिड टू लिक्विड, अब आगे लिक्विड टू गैस में, और गैस टू लिक्विड। लिक्विड टू गैस के कन्वर्जन को बोल देते हैं क्या, जल्दी से बताइए। लिक्विड टू गैस का कन्वर्जन होता है वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड का कन्वर्जन होता है कंडेंसेशन। तो लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस by heating them, similarly gases can be converted into liquids by cooling them। भाई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर स्पेस इंक्रीज करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना है, तो डेफिनेटली अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो आपको हीट देनी पड़ेगी। तो लिक्विड्स को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको हीट करना है, और गैस से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। गैस से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए आपको कूल करना है, कुछ नहीं मतलब कूल करना है, हीट नहीं करना। तो वाटर एट नॉर्मल प्रेशर चेंजेस इनटू गैस मतलब स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। By absorbing heat, steam at 100 डिग्री सेल्सियस changes into water by giving out heat energy। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये उसका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, इस बात को पढ़ेंगे हम। और स्टीम वापस से कन्वर्ट हो रही है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू वाटर बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी। वाटर हीट एनर्जी ले रहा है, स्टीम में बदल रहा है, स्टीम हीट एनर्जी दे रही है और वाटर में बदल रही है, यही तो हो रहा है। अब आप इस बात को यहां से समझेंगे, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। द प्रोसेस ड्यू टू विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस स्टेट बाय एब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड बॉइलिंग, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, जब लिक्विड एब्सॉर्ब कर रहा है हीट एनर्जी और कन्वर्ट हो रहा है किसमें, गैसेस स्टेट में, उसे क्या कह देंगे, लिक्विड से गैसेस स्टेट में, बॉइलिंग और वेपराइजेशन। और कंडेंसेशन इसका अपोजिट, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। मतलब द प्रोसेस ड्यू टू विच अ गैसेस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी बाय रिलीजिंग हीट एनर्जी इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये हमारे किसके बारे में बातें हैं, बॉइलिंग और वेपराइजेशन, कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द कांस्टेंट टेम्परेचर, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच लिक्विड रैपिडली चेंजेस इनटू स्टीम
या गैसेज स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी एट एटमॉस्फेयर प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट थी। और कंडेंसेशन पॉइंट द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच गैसेज चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट अगेन, राइट, लिक्विड स्टेट बाय गिविंग आउट बाय रिलीजिंग हीट एनर्जी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है, तो अभी तक हमने कन्वर्जन समझा कि इसका सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस का। अब हम कन्वर्जन नेक्स्ट वाला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड का। हमने पढ़ लिया मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट। हमने पढ़ लिया मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग और कंडेंसेशन। बॉइलिंग मतलब वेपराइजेशन, बॉइलिंग में क्या पढ़ा हमने अभी वेपराइजेशन। अभी मैं आपको इवेपोरेशन बताऊंगा और उसके फैक्टर्स बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, सो ये सभी टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे नेक्स्ट कन्वर्जन, नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन, ठीक है, ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सो चलिए थैंक यू अगेन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।